नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चालाकी। बरखा, अरे ओ बरखा, कितना समय लगाती हो तुम नहाने में। आखिर किचन में सारा सामान फैला पड़ा है। हद होती है लापरवाही की। जेठानी पूनम की गुस्से से भरी चिड़चिड़ाई कर्कश आवाज़ बरखा के कानों को भेद गई। उसने जल्दी जल्दी 4-5 मग पानी अपने तन पर डाला और बिना तौलिए से पोंछे ही कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। वह दुपट्टा संभालते हुए किचन में जा पहुंची। पूनम की आंखें अंगारे बरसा रही थीं। बरखा को देखते ही गुस्से में उसने काम करते हुए अचानक कलछी को स्लैब पर पटक दिया। पूनम जब गुस्से में होती तो ऐसे ही किचन में बर्तनों को पटकने लगती थी। आप हटिए दीदी, मैं करती हूँ। वो सौर्य जाग गया था और भूख से रो रहा था, इसलिए उसको फीड कराने लग गई थी। फिर उसने पोटी कर दी। मुझ पर कपड़े खराब हो गए थे तो बस मैंने सोचा जल्दी से नहाकर ही किचन में आऊँ। पूनम पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। बरखा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। 3 साल हो गए ब्याह को और अब उसकी गोद में 1 साल का बेटा शौर्य है। बरखा की सास नहीं थी। परिवार में ससुर जी, जेठ जी, जेठानी, पूनम और उनके 2 बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे और पति मोहित थे। पूनम उम्र में 15 साल बड़ी थी बरखा से। ब्याह के वक्त पूनम की मीठी मीठी बातों ने बरखा के माँ बाप का मन मोह लिया था। पूनम ने उनको विश्वास दिलाया कि वो बरखा को अपनी छोटी बहन की तरह ही स्नेह देगी। खैर, ब्याह के साल भर तक तो सब कुछ अच्छा ही रहा। अच्छा ना होने का कोई कारण भी ना था। बरखा ने बढ़ चढ़कर परिवार का ध्यान रखना चालू कर दिया था। धीरे धीरे पूनम ने बड़ी ही चालाकी से अपने मिस्री जैसे बोलों में बरखा को लपेटकर घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल दी। पूनम बरखा के साथ चुटुर पुटुर काम करते हुए बहुत ही प्यार से कहती, हटो बरखा, लाओ मैं आज खाना बना दूं। वैसे एक बात तो है, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकली। देखो तो, सबको तुम्हारे हाथों का ही खाना पीना अच्छा लगता है। मैं कुछ भी बनाऊं तो तुम्हारे जेठ जी मुँह ही बना लेते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है और मैं सुना देती हूँ उनको कि इतने सालों से तो मेरे ही हाथों का स्वाद ही भाता था आपको, और अब छोटी बहू के हाथों के स्वाद के सामने मुझे भुला दिया। पर सच ही तो कहते हैं वो। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा, आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। पूनम मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली जाती थी। बस इसी तरह से पूनम मीठी चाल चलकर सारा काम बरखा से करवाने लगी थी और भोली बरखा पूनम की चिकनी चुपड़ी तारीफों में फंसते ही चली गई। बरखा का पति मोहित यूं तो अपनी पत्नी की तारीफ से बहुत खुश रहता था, क्योंकि कोई भी मर्द हो, यदि घर में सुख शांति का माहौल हो और वो भी उसकी पत्नी की वजह से, तो वो खुश ही होगा। पर दिनों दिन बरखा की बढ़ती व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय ना देने पर वो बरखा को समझाता भी था कि खुद का भी ध्यान रखे, लेकिन बरखा को तो परफेक्ट बहू बनकर ही रहना था। बरखा की आंख तब खुली जब उसका बेटा पैदा हुआ। प्रेगनेंसी में कभी भी बरखा ने आराम नहीं किया, पर बेटा होते ही आधे से ज़्यादा समय छोटे बच्चे में निकलने लगा था। शौर्य छोटा था तो आधी आधी रात में उठ जाता था। बरखा की नींदें ही पूरी नहीं हो पाती थी। उस पर सुबह से घर के काम, पूनम को आराम की आदत लग चुकी थी। दिखावे में तो वो बरखा से कहती, अरे बरखा, क्यों परेशान होती हो, मैं हूँ ना, तुम काम छोड़ो और जाओ शौर्य को देखो। और जैसे ही घर के मर्द दुकानदारी के लिए निकलते, उसका पारा हाई हो जाता। बरखा पर पूनम के यूं गुस्सा हो जाने का इतना प्रेशर पड़ने लगा कि वह डिप्रेशन में जाने लगी। पूनम को मीठी बातों से भरे दोहरे व्यक्तित्व के जाल व घर गृहस्थी में ऐसी फंस गई कि खुद का अस्तित्व ही भूलने लगी। ना वो अपने बच्चे पर ध्यान दे पा रही थी और ना मोहित के साथ अपने रिश्ते पर और ना खुद पर। बरखा भरसक कोशिश करती कि पूनम को सास, जेठानी व बहन तीनों रिश्तों का मान दे सके, पर पूनम थी कि पूरी तरह से खुश व संतुष्ट होती ही नहीं थी।
मोहित व शौर्य के साथ होकर भी उसका चित्त बस पूनम को खुश रखने व घर के काम निपटाने में लगा रहता, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होने लगी। मोहित ने भरसक कोशिश करी बरखा को समझाने की, पर वहीं ढाक के 3 पात। ऐसा लगता जैसे किसी ने बरखा के दिमाग को कैद कर दिया है। वह पूनम और घर के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे मोहित ने चुप्पी साध ली, पर यह चुप्पी दोनों के रिश्तों में दूरियां लाने लगी थी। बरखा आज फिर किचन के काम निपटाकर अपने कमरे में पहुंची तो थककर चूर हो गई थी। नन्हा शौर्य अनकना रहा था, शायद भूख लगाई थी उसे। उसने उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया और उसके मुलायम बालों पर उंगलियां फिराने लगी। शौर्य माँ के स्नेह तले चैन से भूख मिटाने लगा। तभी बरखा की नज़र सामने लगे दर्पण पर गई। वो खुद कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। सामने दर्पण में दिखती औरत का उतरा चेहरा, उजड़े अस्त व्यस्त बाल, सूनी आंखें व बिना स्त्री का निपुचा सूट। वो सुध-बुध खोए हुए बस हैरत से खुद को देख रही थी कि तभी पूनम आई और बोली, बरखा, बड़ी मौसी जी आई हैं, शौर्य को दूध पिलाकर बाहर आ जाना। जी दीदी, बस आती हूँ। कुछ देर बाद बरखा शौर्य को गोद में लिए हुए आई और मौसी सास को चरण स्पर्श किया और बोली, मौसी जी, अब की बहुत दिनों बाद आई आप। अच्छा, आप बैठिए, तब तक मैं चाय बना लाऊं। पूनम ने फिर अपनी मीठी बातों का तीर चलाते हुए कहा, अरे नहीं बरखा, तुम बैठो, मासी जी के पास मैं बनाकर लाती हूँ चाय। बरखा उठने को हुई, पर मौसी ने आंखों ही आंखों में उसे बैठे रहने का इशारा किया और वो वहीं बैठ गई, मौसी के पास। अब तो पूनम को बेमन से ही जाना पड़ा। पूनम के जाने के बाद मौसी ने बरखा को गौर से देखा और स्नेह से नन्हे शौर्य को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगीं। फिर बहुत प्यार से बरखा का हाथ पकड़कर धीरे से बोलीं, ये क्या हाल बना रखा है बेटा। मैं सब समझती हूँ कि क्या चल रहा है इस घर में। अनुभव है मुझे पूनम जैसी औरतों की मानसिकता, राजनीति और त्रिया चरित्र का। पढ़ी लिखी समझदार हो, फिर क्यों अपने लिए अनपढ़ बन रही हो। क्यों नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हो। बेटा, मैं ये नहीं कहती कि मिलजुल कर मत रहो, पर अपना इस्तेमाल भी मत होने दो। सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य अपने पति और बच्चे के लिए है, बाद में किसी और के लिए। हर सुख दुख के साझीदार अपना परिवार यानी पति और बच्चे ही होते हैं। बरखा बेटा, मैं मोहित के कहने पर ही आज सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। वो बेचारा आज भी तेरी फिक्र में परेशान है। बेटा, कोई भी पति हो, वो तवज्जो चाहता है। खुश मिजाज सुंदर संवरी हुई पत्नी को अपने इर्द गिर्द महसूस करना चाहता है, ना कि तेरी तरह उजड़े चमन सी पत्नी। बेटा, मोहित अभी जवान है। जिस सुख से वो मरहूम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुख अगर उसने घर के बाहर ढूंढ लिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। तब भी इस घर में सब तुझ पर ही दोषारोपण करेंगे कि तूने अपने पति का ध्यान नहीं रखा, उसको हाथ से निकलने दिया। बरखा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। देख बेटा, अभी भी समय है, खुद के लिए स्टैंड लो। तू कितना भी कोशिश कर ले सबको खुश रखने की, पर नहीं रख पाएगी। इससे अच्छा ये है कि सबसे पहले खुद को खुश कर। बेटा, तेरी खुशी तेरा सुकून किसमें है, वो चुनने की बारी है अब। तब तक पूनम के आने की आहट सुन मौसी जी बरखा से सामान्य होकर दूसरी बातें करने लगीं। मौसी जी तो चली गई थी, पर जाते जाते एक गुरु की तरह बरखा की आंखें खोल गई थी। अब वो मन ही मन प्रण कर चुकी थी खुद को बदलने का। जानती थी कि घर में तनाव का माहौल बनेगा, पर अब वो तैयार थी उस तनाव का सामना करने के लिए, अपने मोहित के लिए, नन्हे शौर्य के लिए। अगले दिन से जैसे दिनचर्या ही बदल गई। रोज जेठ जेठानी को बेडटी देने का नियम उसने दरकिनार कर बस ससुर जी को चाय दी। वह अपने और मोहित के लिए 2 कप चाय, बिस्किट और शौर्य की दूध की बोतल लेकर वो अपने कमरे में चली आई। कितने अरसे बाद आज वो मोहित के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद उठा रही थी।
मोहित की प्रेम भरी नज़रों ने उसके चित्त पर सवार सभी तनाव दूर कर दिए थे। जैसे लंबे समय के लिए छाई धुंध छट गई थी। जैसे ही बरखा किचन में वापस चाय के खाली कप रखने आई तो पूनम की जहर उगलती तीखी नज़रें फिर भी घर में सभी मर्दों के होने की वजह से जुबान को शक्कर की चाशनी में लपेट कर वो बरखा से बोली, आज क्या देर में सोकर उठी? तुम्हारे जेठ जी तो चाय का इंतजार ही करते रहे। मेरे हाथों की चाय उन्हें भाती नहीं है ना। मैं बस चाय बनाने ही आई थी कि तुम आ गई। चलो फिर तुम ही चाय बना दो, मैं कमरे में जा रही हूँ। दीदी, आप खुद ही चाय बना लीजिए। मुझे नहाकर तैयार होना है और सौर्य को भी तैयार करना है। वो क्या है ना, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे। आज बाहर का ही नाश्ता करेंगे और हाँ, अपने लोगों का नाश्ता भी आप देख लीजिएगा। पापा जी को भी नाश्ता करा दीजिएगा। पूनम बरखा को देखती ही रह गई। फिर अचानक तंज कसते हुए बोली, अच्छा जी, ठीक है, जाइए अपने मियाँ के साथ, खूब इंजॉय करिए। फिर लंच तो आकर बनाओगी ना? आकर देखूंगी। वैसे दीदी आप तो हैं ही, बना लीजिए, कहीं मुझे आते आते देर ना हो जाए। यह क्या बात हुई? अरे नाश्ता करके आने में कितनी देर लगती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा, बस। अब और नहीं दीदी, मेरी भी ज़िंदगी है और मेरा भी परिवार है। मेरा समय मैं किस तरह, कितना और किसके साथ बिताऊंगी, ये मुझे तय करने दीजिए। और हाँ, आप परेशान मत हो। मैं अपने काम का बोझ आप पर बिल्कुल नहीं डालूंगी, पर आपके काम का बोझ भी अब नहीं उठाऊंगी। और एक बात दीदी, आप मुझे छोटी बहू बनाकर लाई जरूर इस घर में। आपने मुझे छोटी बहन कभी समझा नहीं। रिश्तों को दिल से अपनाना और उन रिश्तों में ईमानदारी रखना ही हर नए रिश्ते की नींव होती है। नींव में ही मिलावट होगी तो एक दिन उन्हीं रिश्तों के घरों का भर भरा कर टूट जाना ही नियत हो जाती है। ये कहकर बरखा तेजी से अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई थी। काश कि यह कदम उसे पहले ही उठा लेना था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। पूनम समझ गई थी कि चिड़िया अब उसके फैलाए चालाकी के मीठे जाल से आज़ाद हो चुकी है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।